दोस्तों, तुवाली दुनिया का पहला देश होने जा रहा है जो दुनिया के नक्शे से पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। यहाँ की सड़क, इमारतें, दुकानें, सब कुछ पूरी तरह समुद्र में डूब जाएंगे। और सिर्फ तुवाली ही नहीं, मालदीव, किरीबाती, मार्शल आइलैंड जैसे देश भी आने वाले सालों में समुद्र में पूरी तरीके से समा जाएंगे। सिर्फ ये आइलैंड ही नहीं, पूरी दुनिया ही अब खतरे में है। आने वाले सालों में इंसान अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा और इन सभी मुसीबतों के पीछे का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। These numbers are from India. This loss was caused by climate change. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। दोस्तों, आइए समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। दरअसल दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है धरती के टेम्परेचर का बढ़ना। इसको बहुत से लोग आम भाषा में धरती का बुखार भी कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि सन 1850 से लेकर 2023 तक धरती के टेम्परेचर में 1.5% की बढ़ोतरी हुई, यानी पृथ्वी इतना ज्यादा गर्म हो गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसें। अब आपके मन में फिर सवाल आया होगा कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसें उन गैसों को कहा जाता है जो गर्मी को सोख लेती, यानी गर्मी को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती, उसको अपने अंदर सोख लेती हैं। ये गैसें पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती हैं। दरअसल पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें 78% नाइट्रोजन है, वहीं 21% ऑक्सीजन है। आर्गन 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, यानी बहुत कम। इस बात को आप ध्यान रखना क्योंकि आगे ये हमारे काम आने वाला है। और नियान, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टोन और हाइड्रोजन जैसी गैसें 0.01% या उससे भी कम होती हैं। अब दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ये नेचुरली ही वातावरण में मौजूद होती हैं, जैसे जो इंसान और जानवर जो सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा जो ज्वालामुखी होते हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये प्रकृति में उतना कार्बन डाइऑक्साइड पूरा कर देते हैं जितनी प्रकृति को जरूरत होती है, वायुमंडल को जरूरत होती है। पर आज की डेट में हो क्या रहा है कि मनुष्य अपने विकास के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करता है उनसे ये भारी मात्रा में एक साथ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर देता है, जिससे इन ग्रीन हाउस गैसें जो है वो वातावरण में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे पृथ्वी गर्म होती है। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे। दरअसल सूर्य का प्रकाश जब हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, टकराकर हमारे वायुमंडल से होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा होती है तो ये उसको बाहर नहीं जाने देती और उसको सोख लेती हैं, जिससे वो गर्मी वायुमंडल में ही फंसकर रह जाती है। इसी कारण से पृथ्वी लगातार गर्म होती जाती है। ये आप अपने आसपास महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे गर्मी जो है कितनी अब बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब आप सारे तारों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि पृथ्वी पर जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें रहेंगी, सूर्य की जो गर्मी है वो उतनी ज्यादा पृथ्वी के अंदर फंस जाएगी, और जितनी ज्यादा वो पृथ्वी के अंदर फंसेगी उतनी ही ज्यादा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा। अब आते हैं दोस्तों कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका असर क्या है। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग कारण दुनिया भर के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में मई और अप्रैल के महीने में तेज लू चलता है, यानी हीट वेव चलती है, जिसके कारण सैकड़ों जानवर और इंसानों की जान जाती है। इस दौरान भारत देश के लगभग हर शहर में, मतलब कुछ पहाड़ी राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। यहाँ तक कि nature.com की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। यानी आप सोच सकते हैं 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, पानी भाप बन जाता है, और 52 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का टेम्परेचर था। तो आप सोच सकते हैं कि वो दिन कितना गर्म रहा होगा। इसके साथ ही आज के डेट में मौसम का भी कुछ पता नहीं रहता, यानी बेमौसम बरसात होती है। उदाहरण के लिए साल 2015 में चेन्नई में आई हुई बाढ़ ये दिसंबर के महीने में आई थी, जब भारी बारिश हुई थी। अब आप सोचिए, दिसंबर के महीने में चेन्नई में बारिश हो रही है, मतलब ये अपने आप में एक अजूबा है। और इतनी बारिश हुई कि यहाँ पर भारी बाढ़ आ गया, जिससे कई लोगों की जानें गई, हजारों लोग प्रभावित हुए और बहुत सारा जो है आर्थिक नुकसान भी हुआ। People of Chennai who have been here. दोस्तों, CEW के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन 1970 से 2019 के बीच सूखे की घटना में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हाल के 15 सालों में भारत के 79 यानी 79 जिले सूखे की चपेट में आए हैं।
दोस्तों देश के 40% हिस्से जहां पहले बाढ़ आया करती थी वहां अब सूखा पड़ रहा है। भारत की 40% जो जमीन जहां पहले बाढ़ आती थी वहां अब सूखा पड़ रहा है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जो पानी है वो भी गर्म हो जाता है, जिसके कारण समुद्र में चक्रवर्ती तूफान की घटनाएं अब तेज हो गई हैं। यानी चक्रवर्ती तूफान अब ज्यादा आने लगे हैं, जिसके कारण समुद्र के किनारे बसे जो शहर हैं या जो गांव हैं वहां पर भयानक तबाही आती है। यहाँ तक कि समुद्र के पानी के गर्म होने से समुद्र का जो पानी बर्फ के रूप में मौजूद है ठंड जाने के कारण, अब पानी जब गर्म होता है तो जो पानी बर्फ के रूप में जमा है वो पिघल कर पानी बन जाता है, जिससे वो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। दोस्तों इसको भी एक डाटा से समझिए कि सन 1880 से लेकर अब तक 8 इंच तक बढ़ चुका है, जिसके कारण दुनिया भर में कई आइलैंड देश आज डूबने की कगार में हैं। उदाहरण के लिए टुवालू प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास बसा ये आइलैंड आज डूबने की कगार पे आ गया है। दोस्तों ये द्वीप समुद्र से महज 2 मीटर ऊपर है, यानी इसके और समुद्र के बीच की जो ऊंचाई है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। साथ में जब तेज लहरें आती हैं तो यहाँ पर वैसे भी घरों में पानी घुस जाता है, सड़कों पे पानी घुस जाता है, खेती बाड़ी जो है वो प्रभावित हो जाती है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग बचने के लिए, कि उन्हें पता चल चुका है कि हमारा देश अब जल्द से जल्द डूब जाएगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है मालदीव। हिंद महासागर में भारत के साउथ में स्थित ये आइलैंड देश, जो कि कई सारे छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई समुद्र से महज 1.5 मीटर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ये देश साल 2100 तक पूरा डूब जाएगा। तीसरा है मार्शल आइलैंड, जिसकी ऊंचाई समुद्र से महज 2 मीटर है। 1 मीटर समुद्र का लेवल जैसे ही ऊपर आएगा इस देश के 40% हिस्से डूब जाएंगे। अब आप सोचिए दोस्तों, इन देशों की सरकार ने पहले से कहीं और पर जमीन खरीदना शुरू कर दिया दूसरे देशों में, ताकि जब इनका देश डूब जाए तो ये अपने लोगों को लेकर जाकर वहां पर बच सकें। अब आप सोचिए, एक देश जो कि डूब रहा है और उसकी सरकार को पता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कारण की। कारण क्या है? तो दोस्तों इसके अलग अलग कई सारे कारण, किसी एक ही जगह से ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती, बल्कि कई अलग अलग सेक्टर जो हैं उनमें से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। हम इसको एक एक करके आपको समझाते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इसमें पहले नंबर पे आता है ऊर्जा सेक्टर, यानी जहां पर बिजली बनाई जाती है। अब दोस्तों बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग होता है। कोयला जिसको जलाने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण बिजली का जो सेक्टर है वो पूरे ग्लोबल वार्मिंग का लगभग 35% जो है कंट्रीब्यूट करता है। यानी 35% जो ग्रीन हाउस से निकलती है वो सिर्फ बिजली सेक्टर से ही निकल के आती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जिन हम साधनों में जाते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। कितनी कंट्रीब्यूट करती हैं? 16%। जी हाँ दोस्तों, ये 16% कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में। इसमें दोस्तों कई तरह के वाहन आते हैं, कार, बस, ट्रेन, जहाज, एरोप्लेन, ट्रक, ये सभी। दोस्तों अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा देने वाला हूँ। इस समय दुनिया में कार और एसयूवीओं की संख्या 1.644 अरब है, यानी इतनी कारें आज के डेट में सड़कों पर मौजूद हैं। वहीं अगर एरोप्लेन की बात की जाए तो साल 2022 तक 28,674 एरोप्लेन दुनिया में मौजूद थे। हेलीकॉप्टरों की संख्या की बात करें तो 38,570 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। पानी के बड़े जहाज़ों की बात करें तो वो 1,06,715 हैं। दोस्तों इनमें मैंने बाइक और जो छोटे छोटे स्टीमर यानी छोटी जो जहाज़ें होती हैं उनको मैंने शामिल भी नहीं किया है। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है उद्योग जगत, यानी बिजनेस क्लास, जहां फैक्ट्रियां और कारखाने लगे होते हैं। दोस्तों इन कारखानों और फैक्ट्रियों से भी भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ी जाती हैं, जो कि कुल ग्रीन हाउस गैसों का 11% होती हैं। चौथे नंबर पर आता है खेती, यानी कृषि से, फार्मिंग से दोस्तों 11% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। अगला नंबर है दोस्तों जमीन के उपयोग से, जो हम जमीन का उपयोग करते हैं, जमीन को बदलते हैं, उसमें 6% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। वहीं कूड़ा व अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे 4% से अधिक ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट होता है। दोस्तों अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं। हर साल दुनिया में लगभग 8.3 अरब मैट्रिक टन कोयला जलाया जाता है। यानी अगर इसको मैं किलो में कन्वर्ट करूं तो 8, 3 और उसके बाद 11 जीरो लिखिए, इतने किलोग्राम कोयला हर साल जलाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा होता है, इससे कितनी ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो निकलती होंगी। दोस्तों वहीं बात करें अगर तेल की यानी पेट्रोलियम की, तो दोस्तों साल 2023 में विश्व खपत 102.2 मिलियन
प्रति बैरल था। एक बैरल में 162 लीटर तेल आता है, यानी एक बैरल 162 लीटर तेल के बराबर होता है। अब अगर मैं इसको पूरा लीटर में कन्वर्ट करूं तो दोस्तों 5.93 ट्रिलियन लीटर तेल एक साल में खपत किया जाता है, जलाया जाता है। ये कितनी बड़ी संख्या है। वहीं अगर बात करें प्राकृतिक गैसों की तो ये लगभग 3.2 ट्रिलियन किलोग्राम यानी 3200 अरब किलोग्राम गैसें हर साल जलाई जाती हैं। दोस्तों एक और परेशानी की बात है कि दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुरली जो प्यूरिफाई करता है, यानी उसको प्राकृतिक रूप से जो साफ करता है, वो होते हैं पेड़। पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को उसके बदले में देते हैं, जो कि प्रकृति के लिए बड़ा अच्छा होता है। पर आज के इस दौर में खेती और उद्योग के चलते जंगलों की भारी मात्रा में कटाई की जा रही है। मैं आपको इसका भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूँ। साल 2023 में करीब 22 लाख हेक्टेयर जंगल काट दिए गए, यानी एक उत्तर प्रदेश जितने बड़े जमीन से जंगलों को पूरा का पूरा काट दिया गया। और आगे और हैरानी वाला आंकड़ा है, इसके अगले साल 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 67 लाख हेक्टेयर हो गई। अब आप सोच सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी विकास का विरोधी नहीं हूँ, विकास तो होना चाहिए, पर विकास किस कीमत पे हो रहा है और कितना करना चाहिए, इस बात में दुनिया भर की सरकारों को ध्यान देना होगा। हालांकि भारत इसमें महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और भारत ने सबसे अच्छा जो है इसमें परफॉर्म भी किया है, लेकिन अभी भी जितनी कोशिशें दुनिया भर में की जा रही है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, वो काफी नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक ये आशंका लगा के बैठे हैं, आने वाले 100 सालों में धरती का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और इतना टेम्परेचर बढ़ने के बाद इंसानों को सांस लेने में भी कठिनाई होगी। तो आप सोच सकते हैं उसके अगले 100 साल में, यानी आज से 200 साल के बाद हमारी स्थिति क्या होगी। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कैसे सांस लेंगी, कैसे जीवन बिताएंगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अभी नया है इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, पर हमारे लिए तो एक सब्सक्राइब ही बहुत कुछ होता है। दोस्तों अगर आपको सांपों से जुड़ी हुई जानकारी पसंद है तो आप यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।